हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी के हाथरस में एक भगदड़ का हादसा जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मीडिया में, टीवी में, न्यूज में चल रहा है। इस हादसे में 116 लोगों की डेथ हो गई। तो भगदड़ के द्वारा हादसा और जिसमें लोगों की डेथ, क्या यूपी के हाथरस का ये केस भारत का पहला केस है? अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो आप देख सकते हो सीरीज ऑफ ऐसे केसेस है जहां स्टाम्पेड या भगदड़ की वजह से लोगों की मौत हो गई। जनवरी 2005 में 265 लोगों की डेथ हो गई महाराष्ट्र के मंडर देवी टेम्पल में। और इसका कारण ये था कि मंदिर के जाने की जो सीढ़ियां थी वो फिसलन भरी थी, उसमें कई सारे लोग फिसल के मर गए। अगस्त 2008 में एक ऐसा ही केस आया हिमाचल प्रदेश के नंदा देवी मंदिर में, जहां पर भूस्खलन या लैंडस्लाइड के रूमर्स आए और इस डर के मारे लोग इधर उधर भागने लग गए और उसमें 145 लोगों की डेथ हो गई। सिमिलर एक इंसिडेंट आया सितंबर 2008 में ही, जहां पर राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर, इस मंदिर में नवरात्रि का 9 दिन का सेलिब्रेशन चल रहा था और भगदड़ मच गई और बाहर निकलने का रास्ता बहुत संकड़ा था और फंस के जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इसमें ऐसा कहा जाता है करीब 225 से लेके 250 तक लोगों की डेथ हो गई। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट है कि जिसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। फरवरी 2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर अगेन भगदड़ मची, जिसमें जो है काफी सारे लोगों की डेथ हो गई, 36 डेथ हुई है। नवंबर 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में अगेन नवरात्रि सेलिब्रेशन के दौरान तो 15 लोगों की डेथ हो गई भगदड़ की वजह से। और वैष्णो देवी मंदिर में हाल ही में 2021 में 12 लोगों की इस तरीके से डेथ हो गई। तो हाथरस का ये जो हादसा है वो पहला हादसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भीड़ का कंट्रोल, नियंत्रण एक बहुत बड़ा इशू है और भारत इस समस्या से जूझ रहा है। तो हाथरस के केस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। क्या हुआ था हाथरस में? तो एक लोकल गुरु है जिनका नाम है भोले बाबा या नारायण साकार हरि। पहले ये पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे और बाद में ये स्पिरिचुअल लीडर बने और गुरु के सम्मान में एक सत्संग का आयोजन हो रहा था उत्तर प्रदेश के हाथरस में। इस सत्संग जो हो रहा था वो फुलरई विलेज में हो रहा था, जो सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन के एरिया में पड़ता है, जो हाथरस का एरिया है उत्तर प्रदेश का। बहुत सारे लोग जो है इसमें इकट्ठे हुए और इनफैक्ट इस आयोजन की परमिशन ली गई एसडीएम ऑफिस से। एसडीएम ऑफिस ने इस आयोजन की परमिशन दे दी, लेकिन हुआ ये कि जितने लोगों की परमिशन दी गई थी उससे डबल से भी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। ये आयोजन समाप्त हुआ और गुरु जाने लग गए। तो अलग अलग जो है बातें आ रही है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब गुरु निकलने वाले थे तो बहुत सारे लोग जो है गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए भाग के उनके पास में गए, उससे भगदड़ मच गई। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनको ये आदेश दिए गए कि जब तक गुरु अपनी गाड़ी में निकल नहीं जाते तब तक सब लोगों को यहीं रुक के रहना है। तो उससे काफी सारे लोग जो है एक जगह इकट्ठे हो गए और जब गुरु निकल गए तो निकलने की रश में लोग आपस में टकराए, भगदड़ मच गई। तो एक कारण ये बताया जा रहा है। एक तीसरा कारण ये है कि जो निकलने का रास्ता था वो बहुत संकड़ा था और रास्ता जो है वो सड़क जो है हाइट पर थी और उसके नीचे जो है नाला था, तो नाले की तरफ लोग जा नहीं सकते थे और संकड़े रास्ते में बहुत सारे लोग आ नहीं सकते थे, तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग गए और सफोकेशन की वजह से 116 लोगों की डेथ हो गई। तो काफी एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। तो इस इंसिडेंट के बाद में तुरंत जो स्वास्थ्य महकमा है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज जो है वो भागे, उन्होंने लोगों को बचाया, फर्स्ट एड किट दिया, लोगों का इलाज किया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रशासन ने बसें और टेम्पो के द्वारा लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया और सरकार ने भी तुरंत रेस्पॉन्स दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बिठाने का जो है घोषणा की है कि ये कमेटी जो इस मैटर की इंक्वायरी करेगी। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
इस घटना के जो है एक इंसिडेंट जब हुआ है तो लोगों के लिए संवेदना दिखाई है और उन्होंने जो संभव हो सके वो मदद करने की जो है बात कही है। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सहयोग देने की बात कही है। तो जब घटना हो जाती है तो सभी जो है आगे बढ़कर आते हैं, लेकिन घटना हुई क्यों, ये एक बड़ी जो है बात है। कंपेंसेशन एंड लीगल एक्शन जनरली ऐसा होता है कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है और बहुत हाईलाइटेड हो जाता है तो कंपेंसेशन घोषणा की जाती है। तो 2 लाख रुपए जो है जिनकी लोगों की डेथ हुई है उनकी फैमिली को दी जाएंगे, जो इंजर्ड हुए उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, लीगल एक्शन लिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जनरली ये नॉर्मल पैटर्न चलता है सारे इंसिडेंट में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, ये अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए और फ्यूचर में ऐसी घटना नहीं हो, ये एक बड़ी बात है, ये एक मेन मुद्दा है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि आप ये देखो, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सामने आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जहां पर ये सभा आयोजित हो रही थी, जहां पर ये सत्संग आयोजित हो रहा था, क्या उस जगह की इतनी कैपेसिटी थी कि वो लाखों लोगों को जो है एक तरीके से वहां पर मैनेज किया जा सके। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, हमेशा नैरो पाथवे, निकलने का सकड़ा रास्ता, ये एक बड़ा कारण है। चामुंडा माता के मंदिर में जोधपुर में जो इंसिडेंट हुआ, चाहे यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, उसमें एक बड़ा कारण था कि निकलने का रास्ता बहुत संकड़ा था। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। आल्सो इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट, जनरली यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट में क्या होता है, एग्जिट पॉइंट एक ही होता है, जबकि मल्टीपल एग्जिट पॉइंट होने चाहिए ताकि लोग जो है अलग अलग रास्तों से निकल सके। और क्राउड मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो भी पुअर जनरली देखा गया है। तो ये 3 बड़े कारण हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अगर हम परमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एसडीएम ऑफिस से परमिशन मिली थी, लेकिन हुआ ये कि जितने लोगों की परमिशन मिली थी उससे डबल से भी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, तो प्रशासन इसका प्रबंधन पूरी तरीके से नहीं कर पाया। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक तो प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि कितने लोग जो है इकट्ठे होंगे और उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा लेकुना है। क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो जो सिक्योरिटी स्टाफ लगाते हैं, क्या वो प्रॉपरली ट्रेंड है क्राउड को मैनेज करने के लिए? क्या क्राउड और सिक्योरिटी पर्सनल का जो रेशियो है क्या वो एडिक्वेट है? ऐसा तो नहीं है कि 5,000 लोगों के ऊपर एक सिक्योरिटी ऑफिसर लगा रखा है तो वो वैसे ही मैनेज नहीं कर पाएगा। उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, अलर्टनेस, ये सारी चीजों पर एक तरीके से काम किया जाना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट में। और इमरजेंसी रेस्पॉन्स, अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम किस तरीके से आए और उनकी प्रिपेयर्डनेस कैसे, उनकी प्लानिंग कैसे हो, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, ये सारे एरिया इस पर वर्क करना जरूरी है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आल्सो परमिशन प्रोसेस जो है प्रॉपर, उसमें ड्यू डिलीजेंस का फॉलो होना चाहिए और कितने लोग आ रहे हैं ये सारा प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी पर्सोनल की ट्रेनिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर काम होना जरूरी है अगर इस तरीके के मुद्दे से निपटना है। अंत में आप कंक्लूजन में क्या कह सकते हो, वे फॉरवर्ड क्या होगा? तो बेसिकली सेफ्टी ऑडिट बहुत जरूरी है इस तरीके के जो है प्लेसेस की, इस तरीके के इवेंट की, क्योंकि ऑडिट जो है सारे पैरामीटर्स को देखेगी। क्या वहां पर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या सिक्योरिटी पर्सनल ट्रेंड थे, क्या सारा अरेंजमेंट प्रॉपर था, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या था, वो सारे एरिया जो है वो सिक्योरिटी ऑडिट बहुत जरूरी है। क्राउड मैनेजमेंट की एडवांस टेक्निक, जैसे ड्रोन की हेल्प ली जा सकती थी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा सकती थी, जैसे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है आप अप्लाई कर सकते थे, ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन का स्ट्रिक्ट पालना भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को भी अवेयरनेस जो है करना जरूरी है। जब भी इस तरीके की भीड़ इकट्ठी हो तो लोगों को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, लाइन में निकलना चाहिए, तुरंत जो है रश में भागना नहीं चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर इन सारे पैरामीटर पर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है भविष्य में ऐसे हादसों की संख्या कम। आज का जो दूसरा टॉपिक है
दूसरा टॉपिक है, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बड़ी खुशखबरी है। कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार की कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उनके जो 39 डिस्ट्रिक्ट जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड जो है कोयला निकालती है, अगर उन जिलों में किसी बच्चे ने सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो उसको 1 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। तो ₹1 लाख ग्रांट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 मेंस एस्पिरेंट्स। लेकिन कहां पर होगा ये? कोल इंडिया लिमिटेड जहां पर ऑपरेशन में है, ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट है, वहां का वो एस्पिरेंट होना है। इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, जो इस तरीके के बच्चों का छटनी करके उनको 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। तो स्कीम का ओवरव्यू क्या है? 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट, टारगेट ऑडियंस जो है जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, लेकिन जरूरी है कि आप फॉलोइंग कैटेगरीज में आते हो: शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फीमेल और थर्ड जेंडर। ये सारे जो है लोग एलिजिबल है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल और थर्ड जेंडर जो 39 कोल इंडिया लिमिटेड के जो है डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो एलिजिबल है जहां पर ये कंपनी ऑपरेशनल है, जहां से कोयला निकाल रही है। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो है निर्माण पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग होगी और एफिशिएंट प्रोसेसिंग के थ्रू लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो एक बड़ा मोटिवेशन और फाइनेंशियल जो असिस्टेंट मिलता है, एक बड़ा मोटिवेशन काम करता है। कोल इंडिया लिमिटेड का भी इस मिशन के थ्रू जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रमोशन मिले, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां के बच्चे जो है सिविल सर्विसेज में जा पाए। थैंक यू वेरी मच।